बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित इस सीरीज के 11वें क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो सर्वप्रथम चीनी मिल महरौरा बिहार में स्थापित की गई थी। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था डिगबोई, असम में। कहाँ किया गया था? डिगबोई, असम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पिंपरी पेनिसिलिन की उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग अधिक मात्रा में बरेली में है। कहाँ है? बरेली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो ये सूती कपड़ा उद्योग सर्वाधिक अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो आप सभी को पता है कि सिनेमा उद्योग भारत के मुंबई नगर में है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिज से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार का गृह कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बैला डीला से प्राप्त होता है। कहाँ से? बैला डीला से। अगला प्रश्न है कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में। भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में जो अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं वो आपका हेमेटाइट है। कौन सा है? हेमेटाइट। नेक्स्ट है, जाबर और रामपुरा अगूचा खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये जस्ता और सीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? जस्ता और सीसा से। अगला प्रश्न है, पलामू एवं लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये दोनों बॉक्साइट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का यह क्या है? अयस्क है। अगला प्रश्न है, भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य से प्राप्त होता है? तो ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 8850 मीटर। क्या है? 8850 मीटर। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पलानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुरा की पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो है खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा। ये तीनों पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच में है? ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है। कौन सी है? याद रखिएगा, अरावली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है।
नेक्स्ट है सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है, तो ये सियाचिन है। कौन सा है, सियाचिन। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, ये पर्वतमाला है केरल। नेक्स्ट है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गिरनार पहाड़ी याद रखिएगा इस बार एग्जाम में पूछा गया था, ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है, तो किसी देश का कृषि का मुख्य आधार है कि उस देश की अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ की कृषि अच्छी होगी। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा VVI प्रश्न है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या है, रेगुर मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, ये कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, लौह ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह है लेटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वह है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती काफ़ी अच्छी होती है। अगला प्रश्न है भारत के समस्त स्थल भाग के कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी है, तो जितने भी भारत का जो समस्त स्थल भाग है उसके 24% भाग में क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है। अगला प्रश्न लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक रेशम जो प्राप्त होती है इंडिया में वो कर्नाटक से है। अगला प्रश्न है भारत के किस नगर में चर्म रोग उद्योग सबसे अधिक है, तो ये कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया, ये 1940 में स्थापित किया गया। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो ये जमशेदपुर झारखंड में क्या किया गया, स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित है, ये झारखंड में है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया 1906 ईस्वी रानीपेट नामक स्थान पर। कहाँ, रानीपेट नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है कि अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया 1944 ईस्वी बेलेगुला नामक स्थान पे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक है, तो ये नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे क्या है, अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए भारत की किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है, तो ये पोटास उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है, यानी खुद के पास होता नहीं है, ये अलग से आयात करता है भारत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है, तो बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में ये सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुर केरल में ट्रावनकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई, ये 1950 में स्थापित हुई। नेक्स्ट है सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है, जूट के उद्योग को सोने का रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में संपूर्ण विश्व के कितने % जूट के सामानों का निर्माण करता है, तो भारत 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। कौन सा है, वो है राजस्थान। अगला प्रश्न देख लीजिए एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC की स्थापना कब की गई, तो ये 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल
एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प भारतीय रिजर्व बैंक की और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज, प्राइम प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते थे? ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे वीवीआई प्रश्न हैं, ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये आपका नासिक रोड महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? ये सारे नोट आपको कहाँ छापे जाते हैं? ज़्यादातर मात्रा में नासिक रोड में छापे जाते हैं। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सरकारी टकसाले किन शहरों में स्थित है? ये मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में सरकारी टकसाले क्या है? स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया था? तो ये 1986-87 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? ये 30 शेयरों के मूल्यों पर आधारित है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो 12 अप्रैल 1988 को की गई। अगला प्रश्न है सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1992 में। कब प्रदान किया गया? 1992 में। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? तो 15 जुलाई 2010 ईस्वी को किया। नेक्स्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT देश में कब शुरू की गई? तो अक्टूबर 2005 में क्या की गई? यह शुरू की गई। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? तो 1994 में की गई। कब की गई? 1994 में। अगला प्रश्न है भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये 8 नवंबर 1996 को की गई। अगला प्रश्न देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की स्थापना कब की गई? तो ये आपका 1998 में की गई। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम क्या था? तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम था। अगला प्रश्न भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कब किया गया? तो 1978 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों पर विनिमय कब समाप्त कर दिया? तो 25 अक्टूबर 2011 को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? ये सहयोगी कुल बैंक इनका 5 है। अगला जो बैंक से रिलेटेड प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर, यहाँ पे देख लीजिए जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सारी भारतीय स्टेट बैंक के क्या हैं? ब्रांच हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंक को उसमें विलय कर दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, दोनों को इसमें क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1000 रुपये तक के। कितने तक के? 1000 रुपये तक के। अगला प्रश्न है भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था। इस पर पद्मा के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा क्या करती है? बनाती है। अगला प्रश्न, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला है नदी, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर क्या होती है? बहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? तो ये गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नदी है आपका कोसी नदी। कौन सी नदी है?
कोसी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये आपका है नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला है इंडो ब्रह्मा है, एक पौराणिक नदी का नाम है इंडो ब्रह्मा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा क्या है? सड़क पुल है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली को क्या करती है? बनाती है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? ये राजग सरकार के शासनकाल में क्या हुई? प्रस्तावित हुई। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर क्या होती है? बहती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान के जल समझौता हुआ। अगला प्रश्न है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो बता दूं कि प्रायद्वीप जो भारत में जो नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण आप देख लीजिए, सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और लास्ट में आती है वैगई नदी। कौन? वैगई नदी। ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी है। पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? तो दक्षिण की ओर। कहाँ है? दक्षिण की ओर। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है आपका कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा क्या होती है? डेल्टा निर्मित होती है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में करती है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? ये चंबल और साबरमती नदी से विभाजित होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कच्छ कारण्य में गिरती है। और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है? ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जामुन के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जामुना के नाम से जानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो पेन्नार की सहायक नदियाँ पापाधानी एवं चित्रावती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बंगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक क्या होती है? पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो आपका है लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कुल 8 वर्गों में क्या हुआ है? बांटा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक मालाबार तटीय प्रदेशों में क्या होती है? पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निश्चित, किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? एक काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है आपका कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो वन रोपण करके मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। ये महाराष्ट्र में क्या होती है, पाई जाती है। अगला प्रश्न किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। तो ये अम्लीय मिट्टी को, किस मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी को। अगला प्रश्न किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, अधिकता होती है। अगला प्रश्न है आपका भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। राजस्थान में ऐसी भूमि क्या होती है, पाई जाती है। निश्चित लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे मुखरैला मिट्टी भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मुखरैला मिट्टी भी इसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है। अगला प्रश्न कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से क्या होती है, भरपूर होती है। नेक्स्ट किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। नेक्स्ट किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। तो ये आपके लेटेराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम के कण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये आपका खासी, पटकाई और अराकानायोमा ये निर्माण करती है। अगला है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच में है। तो कुल्लू घाटी याद रखिएगा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय में हिम रेखा कहाँ स्थित है। तो 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा क्या है, स्थित है। नेक्स्ट शिवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। शिवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो ये अरावली पर्वत है। नेक्स्ट किस पर्वत को सागरमाथा या चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो ये माउंट एवरेस्ट को ही इस दोनों नाम से क्या होता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो वो केटू है। अगला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। तो ये कृष्णागिरी है। दूसरा नाम क्या है, कृष्णागिरी। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। इसे मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हिमालय पर्वत की अरकानायोमा नामक चोटी किस देश में है। तो ये म्यांमार में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। कौन सी है, नंदा देवी। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ। तो ये सेनजोइक में हुआ। नेक्स्ट है भारत की उत्तरी सीमा कौन सा पर्वत स्थित है। तो उत्तरी सीमा पर भारत का हिमालय पर्वत क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये केटू गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जो जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में है। तो यह है नावा बर्वे। कौन है, नावा बर्वे। नेक्स्ट हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो टेथिस सागर की भूसन्नति से हुई है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते थे। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादक कहाँ हुआ था। तो वास्तविक उत्पादन डिगबोई असम में हुआ था। कहाँ पे, डिगबोई असम में। नेक्स्ट ओएनजीसी तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई। तो 1956 में की गई। काइकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है। तो ये कृष्णा गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है। तो ये राजस्थान में है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है। तो जादूगोड़ा में है। कहाँ है, जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न है कि गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है। तो ये सफेद संगमरमर का पत्थर क्या होता है, निकाला जाता है। नेक्स्ट झरिया किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला
किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो ये गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कहाँ किया गया था? तो ये रानीगंज में किया गया था। कहाँ किया गया था? रानीगंज में। अगला प्रश्न, न्यू वैली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में क्या होता है? पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पेराई मिल तथा ताले का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये अलीगढ़ में होता है। नेक्स्ट है, चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सीसा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक होता है? तो ये फिरोजाबाद में होता है। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशम उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? पीतल के बर्तन सबसे अधिक मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो ये सिंदरी झारखंड है। नेक्स्ट है, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की थी? तो जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम स्थापित की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये चित्तरंजन वाराणसी में किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर है? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो जूट व रुई उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, हौजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। कहाँ है? पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है, रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सीमेंट उत्पादन भारत के दुनिया में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कब लगाया गया? तो 1818 ईस्वी में क्या किया गया? लगाया गया। अगला प्रश्न है कि मुंबई में काबसजी टावर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? तो 1854 में लगाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में मध्य प्रदेश बंगाल में किस शहर में लगाया गया? तो रिसरा में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया? रिसरा में लगाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो कानपुर में स्थापित की गई। कहाँ की गई? कानपुर में स्थापित की गई। अगला है, भारत कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई? तो 1812 ईस्वी में लगाई गई। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ कितनी है? तो ये 2 है। कितनी है? 2 है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत का अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवीरिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर, वेस्टइंडीज, इन सभी के साथ भारत की क्या है? हिस्सेदारी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूस के सखालिन 1 तेल क्षेत्र में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? तो 20% भारत की क्या है? हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न, खांड सारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो ये हथकरघा है। कौन सा है? हथकरघा है। अगला प्रश्न है कि रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश के कौन सा है? तो दूसरा, कृषि के बाद क्या है? दूसरा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा किस जगह लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? तो इसके अलावा विशाखापट्टनम और विजयनगर में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? तो चीन, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो अनुमानित आपको बता दूं कि 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 मिलियन क्यूबिक इसका क्या है? कच्चे तेल का 757 मिलियन मीट्रिक टन और प्राकृतिक गैस का लगभग आपका 1241 मिलियन क्यूबिक भंडारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत क्या किया गया है? इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया था? तो ये बोकारो कारखाना का स्थापना का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1974 में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते थे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत क्या होते हैं? आते हैं। अगला प्रश्न है कि राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो ये जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट है रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? तो ये भिलाई छत्तीसगढ़ में यह क्या है? निर्मित है। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र के स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा? तो 1937 आसनसोल में। कहाँ लगा? आसनसोल में। नेक्स्ट है सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेल की स्थापना कब हुई? तो 1973 में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये क्या है? निर्मित है। अगला प्रश्न है कि रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? ये बोकारो झारखंड। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मैंगलोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैंगलोर को। निश्चित कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी एस्चुअरी पर निर्मित है? ये है मारमा गांव बंदरगाह। नेक्स्ट नहा व शोभा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नहा व शोभा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यही बंदरगाह क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलमंडल मध्य को जोड़ती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो ये जनवरी 1995 हुआ। तो भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है, इसे याद रखिएगा। ग्रीन चैनल क्या है? तो स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा को ग्रीन चैनल कहा जाता है। अगला डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो 6 होती है। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1960 में हुआ। पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुआ? तो लखनऊ कानपुर में। अगला है भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो याद रखिए भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने परसेंट समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे होता है? समुद्री मार्ग से होता है। अगला है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई के बंदरगाह को भारत का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो आपको बता दूं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो ये है गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो कांडला है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के श्रेणी में रखा गया है। अगला है मारमा गांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। भारत का नगमीकृत बंदरगाह कौन से? तो ओडिशा है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार को पूर्वी द्वारा कहलाता है? तो कलकत्ता हल्दिया। अगला प्रश्न भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो याद रखिएगा भारत में है। भारत में लगभग कितने डाकघर है? तो 1.5 लाख डाकघर है। भारत में कुल डाकघरों की कितने परसेंट ग्रामीण क्षेत्रों में? तो 89% कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में है। भारत में सर्वाधिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1837 में। भारत डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 में की गई। भारत के प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो 1854 ईस्वी में। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली की शुभारंभ कब हुई? तो 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1986 में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1986 में। भारत में विदेशी संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1988 में। काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर हम आते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनी कौन होता है? तो सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल होता है। कौन? नीला व्हेल। ध्यान में रखिएगा। रेशम के कीड़े पालने को कहते थे। रेशम के कीड़े जो पालते हैं उन्हें सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटिमोलॉजी का अध्ययन, कीटों के अध्ययन को एटिमोलॉजी कहा जाता है।
पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया था। अस्थियों यानी हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो ये हैदराबाद में इसका केंद्र स्थित है। इस क्वेश्चन है कि मछली का लीवर भरपूर होता है, तो मछली के लीवर में विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस है एक, तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। क्या है? मृदु कवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर था, तो डायनासोर मेसोजेइक सरीसृप था। क्या था? मेसोजेइक सरीसृप। यह पिछले एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन स्तनी में क्या किए जाते हैं? वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घी और दूध का पीला रंग का कारण है, तो इसका कारण है कैरोटीन के कारण घी और दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि घी में वसा की मात्रा होती है, तो घी में वसा की मात्रा 0.99% होता है। दूध में वसा मापने का यंत्र है, तो ये है ब्यूटायरोमीटर। कौन सा यंत्र है? ब्यूटायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की नसबंदी कहलाता है, तो इसे वेसेक्टोमी कहा जाता है, और स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन है, तो माल्टोज है। दूरबीन के आविष्कारक है, तो गैलीलियो क्या है? दूरबीन के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो जीरो डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहता है? तो घनत्व क्या हो जाता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, कितना पे? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों सेम तापमान प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि सोनार प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग 9 संचालनों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, संचालकों द्वारा किया जाता है। लेंज का नियम आवश्यक है, तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए। पायरिया बीमारी है, तो मसूरा में होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? पैरिया कहा जाता है। एनीमिया रोग होता है, तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। सिरका मिश्रण है, तो पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण क्या है? सिरका है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर कहलाता है, तो इसे शक्ति कहा जाता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि आँख का रेटिना कार्य करता है, तो कैमरे में फिल्म की तरह। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कौन सा है? डीएनए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन होती है, तो ये होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो इसका क्रमशः आलू यानी बड़ा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी इसका उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं, तो इन सभी के जो खाने योग्य भाग हैं वो फल भित्ति है। क्या है? फल भित्ति। इस क्वेश्चन का आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, तो इसका मध्य भित्ति है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका पुष्पक्रम है। क्या है? पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है, तो कुरकुमीन। क्या होता है? कुरकुमीन होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपिन। क्या होता है? लाइकोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। कौन सा शर्करा है? लैक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे? 4 डिग्री सेल्सियस। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इंद्रधनुष में रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं।
इंद्रधनुष में बीज का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य द्वारा। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। किसमें? गामा किरण में। अगला क्वेश्चन कि परावैंगनी किरणों की खोज की थी तो रीटर ने। परावैंगनी किरणों की खोज की थी किसने? रीटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो लाल का सबसे अधिक और बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। मॉर्स गैस कहलाता है तो मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। कौन कहलाता है? हीलियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक हल्की तत्व है हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी धातु आपका हो जाएगा ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु आपका हो जाएगा कौन? प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कठोर पदार्थ आपका हो जाएगा हीरा और सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु हो जाएगा स्टील। कौन हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो इसमें हीलियम गैस भरा जाता है। और हंसने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस होती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसके अस्थायी कठोरता का कारण है कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है तो अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट में घुले रहना। और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट के मिलाकर जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। कौन सा है? वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कौन सा है? पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा क्या होती है? न्यूनतम होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्ते में, हरी सब्जियों में लौह की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत का क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो चांदी है। शुद्धतम सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के सोने में शुद्ध होता है 75%। कितना परसेंट शुद्ध होता है? 75%। बेवकूफ़ों का सोना पैराइट्स को कहा जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। ये सभी स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सोल्डर यानी टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। क्या प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। कौन सा? ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बर्फ़ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था व्हीलर ने। किसने किया था? व्हीलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। किस रूप में मौजूद होता है? एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। दूध का pH मान होता है तो 6.4 दूध का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि BHC 10% का व्यावहारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है। जीवाणु के कारण दूध क्या होता है? खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो एक एंटीबायोटिक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। कौन सी शर्करा है? लैक्टोज है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में। किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन में से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है, तो हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, वो कार्बन है। कौन सा है, कार्बन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है, तो ये मुंबई बंदरगाह से होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ कि भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1996 में की गई थी। धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रडार तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध और उसके उत्पादन वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि भारत में कागज़ की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी, तो श्रीरामपुर में लगाई गई थी। मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो आपको बता दें कि एक श्रीलंका के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाला लोहा मुख्यतः किस प्रकार का है, तो भारत में पाए जाने वाला हो हेमेटाइट है। कौन सा लोहा है, हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने थे, तो अनिल कुंबले थे। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, तो विषुवत रेखा पे सबसे अधिक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो दूध और उसके उत्पादन था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो तक्षशिला में अशांति थी। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, तो वो कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था, तो अरिकमेडु था। विक्रमाकदेव चरित के लेखक कौन थे, तो बिल्हन थे। कौन थे, बिल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन किस प्रकार का धात्विक खनिज है, तो लौह धात्विक खनिज है। बुल्स आई किस खेल स्पर्धा से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित क्या है, बुल्स आई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नारियल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है, ये राइफल शूटिंग से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। कार्लोस पोया किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, तो स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। सब इच्छा सब कष्टों का कारण, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हिंदू, बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो वान भट्ट है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला क्वेश्चन यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे जफर खान के नाम से भी जाना जाता था, ये बहमनी राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि माइकल फरेरा किस देश के बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, तो ये भारत के हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। हैमर शब्द किस खेल से संबंधित है, स्क्वैश से संबंधित है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है क्या, बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने की थी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो अरविंद घोष ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ, तो बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा था, तो अरविंद घोष ने यह शब्द कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया, तो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही
इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था। कौन था? आगा खां। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई थी। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन ये हो गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी, चंपारण में से शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प की थी? तो 1940 में। कब की थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1942 में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन हे राम ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कहा था इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और साइमन कमीशन वापस जाओ, यह कहा था लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू का कथन था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कि आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35 में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 है। महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसकी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति 123 हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 124 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है? तो 233 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? तो 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 253 में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो यह अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 थे। वर्तमान राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66 है। वर्तमान में कितना है राज्य सूची में? 66 है। और यहाँ पे देख लीजिए कि वर्तमान में संघ सूची में विषय कितने विषय हैं? तो 97 हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मूल अधिकारों को सबसे पहले मान्यता दी थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा क्या है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में नया मोड़ आ गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? कुल 72 लोगों ने फर्स्ट बैठक में भाग लिया था।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस कांग्रेस नेता को नरमदलीय नेता नहीं माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय नेता नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नेहरू जी ने लड़ा था। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो इसका विलय हो गया था आपको 1883 में। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर ने किया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कोलकाता से कहाँ स्थानांतरण होना? दिल्ली। अब हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जो बहुत बात करता है उसे बाचाल कहा जाता है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहा जाता है, हर काम को देर से करने वाला को दीर्घसूत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री। नेक्स्ट है कि जिसका भोजन दूध ही हो उसे दुग्धधारी कहा जाता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहा जाता है, दो पर्वतों के बीच को भूमि को उपत्यका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिना घर का अनिकेत कहा जाता है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहा जाता है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो शत्रु की हत्या करता हो उसे शत्रुधन। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? इसे धातु कहा जाता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु है, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। वर्ण के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण क्या कहलाते? इसे अल्प प्राण कहा जाता है। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? तो हस्व और दीर्घ। कौन सा है? हस्व और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती है। तो संश्लिष्ट विद्यार्थी शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया गया है? तो द्विकर्मक क्रिया का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष क्या है? सर्वनाम है। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो मानवीय। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया का किस प्रकार का है? तो अकर्मक क्रिया है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पाश्विक। क्या होगा? पाश्विक होगा। इस क्वेश्चन कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है तो नेता। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कृष्ट। काम का तत्सम रूप होगा कर्म। दूध का तत्सम रूप आपका हो जाएगा दुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ओष्ठ से होता है। च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगे के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया गया है? जिसे तालव्य नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अव्यव के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानवीय। क्या बनेगा? मानवीय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। हिंदी के देख लीजिए। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के? क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया।
काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। स व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। क्या है? तालु है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद व वर्ण का उच्चारण स्थान है और दंत प्लस उष्ट। ड का उच्चारण स्थान है कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। और यहाँ पे देख लीजिए अगला है कि वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन का क्या कहा? इसे महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है।